हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले बनी कुछ एक शिक्षा समितियां और आयोगों के बारे में। और इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, जो कि बना था 1818 में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समिति बनी थी, जिसे बोला जाता है चार्ल्स वुड समिति, यह अस्तित्व में आई थी 1854 में, और इसी को ही बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड्स डिस्पैच 1854। अब बात करेंगे इस डिस्पैच की कुछ एक रिकमेंडेशंस की। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन जो इसमें चार्ल्स वुड ने दी थी वह थी अंग्रेजी शिक्षा। तो चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा को रिकमेंड करते हुए कहा था कि यह भारतीयों के नैतिक चरित्र का विकास करेगी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए भरोसेमंद सिविल सर्वेंट्स तैयार कर सकती है। दूसरी रिकमेंडेशन तो इसने दी थी वह थी हर एक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तीसरी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी भारत के बड़े बड़े शहरों में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बनाई जाए। अगली एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो इसमें दी गई थी वह थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल खोला जाए, और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाए। और भारतीयों की शिक्षा के बारे में इसने बात की थी कि जो भारत के मूल निवासी है उन्हें उनकी मदर टंग या मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ महिला शिक्षा के ऊपर भी चार्ल्स वुड डिस्पैच में बल दिया गया था। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आयोग की हम बात करने वाले हैं, हंटर शिक्षा आयोग जिसे बोला जाता है, और यह अस्तित्व में आया था 1882 में। और इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। हंटर शिक्षा आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी उनके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो इस आयोग ने दी थी वह दी थी प्राथमिक शिक्षा के बारे में, और इसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन थी प्राथमिक शिक्षा में देशी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो, कहीं पे भी धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी जो इस आयोग द्वारा दी गई थी। इसके अलावा वुमेन एजुकेशन के ऊपर इसने एक रिकमेंडेशन दी थी, और वह थी बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम का निर्माण और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अब इसके बाद तीसरा प्रमुख आयोग आ जाता है सर थॉमस रेले आयोग, जो अस्तित्व में आया था 1902 में। इस आयोग का अस्तित्व में आने का कारण था उस दौरान तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मैकॉले की योजना की आलोचना की थी, और उसके बाद ही उसने अपॉइंट किया था थॉमस रेले को इस आयोग में। और इसी चीज़ के लिए 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों को शिमला में एक सम्मेलन में बुलाने का प्रस्ताव रखा था, और 1902 में इसके बाद ही सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अब बात करेंगे इस आयोग की कुछ एक रिकमेंडेशंस की। तो सबसे पहली जो बात इसने की थी, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए, ना 50 से कम और ना ही 100 से अधिक, और इनका कार्यकाल सुनिश्चित किया जाएगा 6 वर्ष के लिए। तो यह पहली रिकमेंडेशन दी गई थी इस आयोग द्वारा। दूसरी जो रिसर्च से जुड़ी हुई रिकमेंडेशन इस आयोग ने दी थी वह थी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा प्रावधान जो इस आयोग ने दिया था वह था विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाए, और साथ ही साथ इसके बाद गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया था। तो ये रिकमेंडेशंस थी 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की कुछ एक प्रावधान। अब इसके बाद आ जाता है E.M. सैडलर आयोग, जो कि अस्तित्व में आया था 1917 में, और इसी को ही बोला जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए E. सैडलर के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो 2 भारतीयों को इस आयोग का सदस्य बनाया गया था, और इस आयोग का प्रमुख कार्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को उजागर करना, साथ ही साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त करना। तो सैडलर आयोग ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वह था 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा। तो सैडलर आयोग की जो कुछ एक प्रमुख रिकमेंडेशंस थी उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो इसने दी थी, स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव इस आयोग ने दिया था।
दूसरी बात इन्होंने की थी स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, इंटर या फिर उत्तर माध्यमिक परीक्षा। तो इन्होंने यह सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच में जो मध्य विभाजन रेखा मानी जाएगी वह होगी इंटर या फिर उत्तर माध्यमिक शिक्षा। अगली एक और रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, और साथ ही साथ यह पहली समिति है जिसने ऑनर्स कोर्स की बात की थी। अब बात करेंगे सर हार्टोग समिति की, जो कि अस्तित्व में आई थी 1929 में, और इस समिति के अध्यक्ष थे सर फिलिप हार्टोग। तो इस समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर देना। तो इस कमेटी की जो प्रमुख रिकमेंडेशंस थी वह इस प्रकार से है। पहली रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी माध्यमिक शिक्षा के बारे में, वह थी मैट्रिक स्तर पर विशेष बल देना। तो मैट्रिक लेवल पर इन्होंने विशेष बल दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने ग्रामीण परिवेशों में मिडिल स्तर के स्कूल हैं उन्हें रोक के वहाँ पर व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा की शुरुआत की जाए। इसके बाद बात आ जाती है सार्जेंट समिति, जो अस्तित्व में आई थी 1944 में, और इस समिति के अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत की अंतिम शिक्षा समिति का नाम बताइए, तो उसका आंसर आएगा सार्जेंट समिति। तो इस समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी वह थी 6 से 11 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो 6 से 11 साल के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की इस कमेटी ने बात की थी। अब कुछ एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो इस समिति ने दी थी वह इस प्रकार से है। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो 2 प्रकार के उच्च विद्यालय या फिर हाई स्कूल्स खोलने की इन्होंने सिफारिश की थी, एक विद्या विषयक और दूसरे तकनीकी या फिर व्यावसायिक शिक्षा देने वाले हाई स्कूल्स। इस योजना ने इंटरमीडिएट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। तो ये थी भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व बनी कुछ एक प्रमुख शिक्षा समितियां और आयोग। और अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वन लीनियर क्वेश्चन इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है कलकत्ता में। तो अंग्रेजों ने पहला मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना की थी, और इस मदरसे का प्रथम प्रमुख या फिर बात की जाए नागिन था मुल्ला मुजीउद्दीन, जो कि यहाँ पर कानून पढ़ाया करता था। अब दूसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? और इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन ने वाराणसी में पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन का सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस स्तर पर शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813, और इसके तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को उठाया था। किस अंग्रेज लेखक ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी में कर्मचारी और अधिकारियों को इंग्लैंड से मंगवाते थे, और उनके लिए ये प्रोसेस काफ़ी महंगा पड़ता था, इसलिए उन्होंने स्थानीय भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करने का फैसला लिया था, ताकि उनके लिए भारत में ही वर्कर्स तैयार किए जा सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की थी ब्रिटिश काल के दौरान या फिर स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण समितियां और आयोगों के बारे में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के लिए बने कुछ एक प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।